हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है प्यारे सभी विद्यार्थियों का। तो राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन की अपनी एक जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज अपन लोग डिस्कशन करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2016 का पेपर। इसमें केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन अपन से पूछे गए हैं उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अपने राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी में क्वेश्चन किस तरह से या कौन से लेवल तक पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं बात करूं इन सभी पेपरों में से जो 4 पेपर हुए थे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें से 2016 का पेपर सबसे कठिन पेपर था, जिसका लेवल प्यारे विद्यार्थियों मैं यूं कह सकता हूं कि हार्ड की तरफ ज्यादा था। बाकी वाले सारे पेपर मीडियम टू या मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन ये वाला पेपर कठिन अपन मान सकते हैं। और इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से अपन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चनों को डिटेल से एनालिसिस करते हुए हर एक ऑप्शन को किस तरह से डील करते हैं और सिलेबस अपना किस तरह से डिजाइन किया गया है और कितनी डेप्थ तक ये पेपर अपन से पूछा गया है, उस हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। आज अपना है प्यारे विद्यार्थियों 2016 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1। इस पार्ट 1 में अपन लोग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चनों को अगले वाले वीडियो में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए, किस तरह से मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं, उसके आसपास की थ्योरी को क्लियर करते हुए आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। आज का बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz0 इज नॉट ओबेइंग द रूल, कि यह दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मेरा है वह किस नियम की पालना नहीं करता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑफ बाउ नियम, हुंड का नियम और बोर बेरीज रूल। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन को पता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व पाए जाते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपन को कुछ नियम या रूल का ध्यान रखना पड़ता है। और यदि मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट आप उठा के देख लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये रूल क्या रहते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि कौन से नियम की पालना नहीं करता, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का लिखने के लिए एक्चुअल में कौन कौन से नियम की अपन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि पावली का अपवर्जन सिद्धांत। इस पावली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी एक ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। या फिर मैं यूं कहूं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर, एक ऑर्बिटल मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। इसके लिए n का मान समान हो सकता है, l का हो सकता है, m का भी हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों कभी भी समान नहीं हो सकती। यदि एक इलेक्ट्रॉन मेरा प्यारे विद्यार्थियों क्लॉकवाइज है, तो दूसरा उसको 100% एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। या फिर मैं यूं कहूं कि एक ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की बच्चों स्पिन अलग अलग रहती है। एक की 1/2 रहती है प्लस में और दूसरे की प्यारे विद्यार्थियों -1/2 रहती है। यही रूल पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? सर, ऑफ बाउ का नियम क्या कहता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑफ बाउ के नियम के अनुसार मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अपन को यह बात ध्यान में रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपन लोग फिल करते हैं तो हमेशा n+l की रूल का पालन करना बहुत जरूरी है। ये n+ रूल इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम रहती है। यही आप बाउ का सिद्धांत कहलाता है। या फिर मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम n+n वैल्यू में ही बच्चों फिल किया जाता है। यदि मैं आप लोगों से एग्जांपल लूं कि मान लीजिए अपने पास नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन में अपने पास इलेक्ट्रॉन भरने हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितने? सर, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1s2 में सबसे पहले भरा गया, फिर 1s2 में, फिर 2p में, 2p में बच्चों बाद में भरा गया, सबसे पहले 2s में भरा गया। इसका कारण क्या है? सर, इसका कारण यह है कि 2s के लिए बच्चों n+l का मान कम है एज कंपेयर टू 2p। यह नियम कहलाता है बच्चों पाउल इसका ऑफ बाउ का नियम। और दूसरा नियम है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास है हुंड का नियम, या फिर मैं कहूं हुंड्स का रूल। हुंड का रूल क्या कहलाता है? हुंड का रूल यह कहलाता है किसी भी ऑर्बिटल जो एक डिजेनरेट है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या अनपेयर्ड के रूप में भरे जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग रहती है। यदि मैं बात करूं डी सबसेल की, तो प्यारे विद्यार्थियों इस डी सबसेल में सबसे पहले
5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि पांचों ऑर्बिटलों की एनर्जी बच्चों एक जैसी है, वो डीजनरेट है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जिनकी एनर्जी समान है उनमें एक साथ भरे जाते हैं, सारे अनपेयर्ड रहेंगे। और फिर यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनकी पेयरिंग रहेगी। तो अनपेयर्ड रहने के बाद या अयुग्मित होने के बाद ही, प्यारे विद्यार्थियों, उनकी पेयरिंग रहती है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, और यही बच्चों इसका आंसर रह जाएगा कि ये किसकी वॉयलेशन कर रहा है। सर ये हुंड की नियम की बच्चों वॉयलेशन करता हुआ मेरा पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे, उसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पी सब सेल है। क्या है सर? आपके पास पी सब सेल है, और इस पी सब सेल को मैं यदि आगे और एलोबरेट करने का प्रयास करूं तो इसमें सर 3 मेरे पास ऑर्बिटल रहते हैं। इस पी सब सेल में, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास 3 ऑर्बिटल रहते हैं, और ये 3 ऑर्बिटल इस तरह से है। कैसे सर? ये है बच्चों मेरे पास 3 ऑर्बिटल, यहां पर है पी एक्स, पी वाई और बच्चों पी जेड है। इसमें इलेक्ट्रॉनों को यदि आप लोगों को भरना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको इस तरह से, क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी बराबर है, ये डीजनरेट है। डीजनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी, प्यारे विद्यार्थियों, मेरी सबकी बराबर रहती है, सेम एनर्जी लेवल में वो पाए जाते हैं। उन ऑर्बिटलों को या उन कक्षकों को मैं क्या कहूंगा सर? उसको डीजनरेट कहते हैं। तो यहां पर यदि सबसे पहले, यदि इसके पास, प्यारे विद्यार्थियों, p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मान लीजिए इसमें मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इस तरह से भरे जाएंगे। यह वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। यदि किसी विद्यार्थी ने इसको इस तरह से न भर के यहां पर ये भरने का प्रयास किया, प्यारे बच्चों, मान लीजिए उसने 3 ऑर्बिटल पी के, और चारों के चारों बच्चों, एक तो यहां भर दिया और एक यहां भर दिया, ये वाला इसने खाली रख दिया, वैकेंट नहीं रखना है। यही तो हुंड का नियम कहता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी समान है, तो सबसे पहले उसको अयुग्मित कीजिए, और अयुग्मन करने के बाद ही उनका युग्मन रहता है, उनके बाद ही उनकी पेयरिंग रहती है। यह बच्चों हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहलाता है, या हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल यही कहलाता है कि एक समान एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटलों में सबसे पहले सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उनका युग्मन किया जाता है। लेकिन इसने क्या किया है? इसने, प्यारे विद्यार्थियों, इस पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इस पी ऑर्बिटल के पास टोटल सर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 4 है। अब 4 ने, यही सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसने, ये है अपने पास पी एक्स, ये क्या है सर? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसने ये किया है कि यहां पर तो पी एक्स में तो 2 भर दिया है, पी वाई में 2 भर दिया, और पी जेड में 0 कराया, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग बच्चों मेथड है। सारे ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही पेयरिंग होती है। यही नियम बच्चों हुंड का नियम कहलाता है, और इसका ऑप्शन जो बच्चों सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके सर। अब बढ़ते हैं बच्चों, बोर और बेरी का नियम तो अपन को पता होगा, बोर मॉडल के कोरेस्पॉन्डिंग उन्होंने दिया था। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित कक्षकों में वर्ताकार रूप से मोशन करता है, जिनको सेल कहते हैं। इस तरह के बोर की अवधारणा आपको अच्छे से पता होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कोई भी नियम नहीं दिया था। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अपने पास ये रहा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिशिएबल, कि निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। अब अपन को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते समय मेरे पास 4 क्वांटम नंबर आते हैं, जिसमें से एन, एल, एम और एन एस, या फिर मैं यूं कहूं कि सर एस होती है। अब सबसे पहले एन क्या है सर? एन को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मुख्य क्वांटम संख्या, जो किसको रिप्रेजेंट करती है सर? वो किसी भी कक्षक का आकार, या फिर मैं यूं कहूं एनर्जी, और प्यारे विद्यार्थियों इसको पीरियड को रिप्रेजेंट करती है मुख्य क्वांटम संख्या, या जिसको एन कहते हैं। और यदि मैं बात करूं एल की, तो एल किसको प्रेजेंट करता है सर? एल मेरा सब सेल को प्रेजेंट करता है, या फिर मैं यूं कहूं कि एल का दूसरा नाम क्या है सर? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको प्यारे विद्यार्थियों एल कहते हैं, या द्विगंशी क्वांटम संख्या। सेकंड है अपने पास तो एल, दूसरी है प्यारे विद्यार्थियों एम। एम को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको प्यारे विद्यार्थियों ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। और फिर आता है अपने पास एनएस, जो स्पिन क्वांटम नंबर कहलाती है। और एक रूल ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों कि अपने पास यदि एन क्या है सर? एन है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होती सर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये सर मेरे सेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट करती है? यहां सर पीरियड को रिप्रेजेंट करती है।
और ये बच्चों एजीमुथल एल सर सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, उपकक्ष को रिप्रेजेंट करती है। और अपने पास एम, एम को किसको रिप्रेजेंट करती है सर, एम चुंबकीय क्वांटम नंबर रहती है, और सर ये रिप्रेजेंट करती है मेरी बच्चों अपने पास ऑर्बिटल को। और बच्चों एन अपन कह सकते हैं एस की बात करते हैं या स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, ये होती प्यारे विद्यार्थी स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं एक बच्चों प्यारे विद्यार्थियों एक एग्जांपल लेके आपको पूरे क्वांटम नंबर बताता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है। सबसे पहले यदि इसको बात करें, मान लीजिए कि 2p है, ठीक है, ओके सर। इस 2p के लिए n की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। l की वैल्यू कितनी है सर, l की वैल्यू बच्चों 1 है। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, मुझे पता है कि सर m की वैल्यू जो होती है वो 2l प्लस 1 रहेगी। तो 2l प्लस 1 है तो l की वैल्यू कितनी है सर, l की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो टोटल m की वैल्यू 3 आ जाएगी। कौन कौन सी बच्चों, सर इसके पास m 3 ऑर्बिटल, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यही तो बच्चों m की वैल्यू दर्शाता है, जहां पर ये px है, ये बच्चों py है और ये है सर मेरा pz। तो टोटल यहां पर मैं लिख सकता हूं कि px py और बच्चों pz। यहां पर s क्या दर्शाएगा सर, s दर्शाता है स्पिन क्वांटम नंबर को अपने पास, और यहां पर होती है बच्चों प्लस माइनस 1/2 रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह प्यारे बच्चों की किसी भी n के लिए प्यारे बच्चों, n के लिए मेरे पास यदि l की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा n माइनस 1 ही रहेगी, ठीक है। और मुझे यदि m निकालना है तो वो सर रहता है मेरे पास 2l प्लस 1, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हुए प्यारे बच्चों मैं निकाल लेता हूं कि कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी क्या रहेगी। जैसे मान लीजिए कि ये m है, n बराबर है मेरे पास 3 है, और इस 3 के लिए l 1 हो सकता है और m प्लस 3 संभव ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कि जब मेरे पास L आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर L कितना है सर, एक L है, सॉरी L की वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे पास एक है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग यदि मुझे M की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बच्चों, वो सर निकालेंगे आप 2n प्लस 1 और इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई 3, और ये 3 वैल्यू किस तरह से रहती है सर, ये रहती है प्यारे बच्चों मेरे पास n माइनस L 2 प्लस का L तक वैल्यू रहती है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को पता रहना ही चाहिए कि इसकी वैल्यू जो मेरे पास रहेगी वो सर रहेगी ये इस तरह से, माइनस एल से प्लस एल तक रहेगी। अब क्योंकि पता है एल की वैल्यू कितनी है सर, एल की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू किस तरह से रहेगी सर, माइनस का 1, 0 और प्लस का 1, ये तीन वैल्यू संभव है। और यही तो कॉन्सेप्ट है कि m की टोटल वैल्यू कितनी रहेगी सर, 2l प्लस 1। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू 1 है, तो मैंने निकाल के 3 आ गई। और 3 कौन कौन सी होगी, उसका कॉन्सेप्ट है माइनस L2 प्लस L तक जाएगी। तो -0 -1 0 और प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट संभव ही नहीं है, यहाँ पर m की जो वैल्यू हो सकती है वो माइनस प्लस -1 और बच्चों 0 संभव है। इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों हमेशा याद रखना कि यदि मैं अब की बार l की वैल्यू 1 न लेकर के यदि 2 लूं तो टोटल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, टोटल प्यारे बच्चों m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। तो क्योंकि अपन को फॉर्मूला पता है 2l प्लस 1, अब की बार l का मान मैंने 2 लिया तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 आ गया। और इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी -L2 लेके प्लस का L तक, या फिर मैं यूं कहूं माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस 1 और प्लस 2, यही प्यारे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन इसने प्लस का 3 ले लिया भाई, प्लस का 3 कहां से, संभव ही नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि तेरी L की वैल्यू जब 1 है तो प्लस का 3 संभव ही नहीं है। बाकी वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, संभव है, बिल्कुल संभव है। और l m की वैल्यू भी बच्चों प्लस का 1 मेरे पास हो सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं, ये वाला सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, संभव हो सकता है, और m बराबर भी 0 बच्चों संभव रह सकता है। n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर -2, यहां से बच्चों 2 आ सकता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि n और l की वैल्यू बराबर संभव नहीं है, l बराबर n कभी भी नहीं हो सकता बच्चों, ये हमेशा जो है l जो है वो n-1 रहेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए प्यारे बच्चों ये वाला मेरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है और अपन से पूछा ये कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये रहा कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। कि ये बच्चों अपन से पूछा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के कोरेस्पॉन्डिंग जब अपन लोग बात करते हैं सिंपली
एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, ये 3 कॉन्सेप्टों का प्रयोग किया जाए प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अपन लोग बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे समभारिक हो गया, समस्थानिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, इस तरह की कॉन्सेप्टों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं किसी भी एक प्रकार के न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोइड को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये बच्चों कोई न्यूक्लियोइड है अपने पास, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोइड में अपने पास रहता क्या है सर? अपने पास रहता है ये जेड होता है, यहाँ पर ए होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर रहता है अपने पास, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक्स है, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर है प्यारे बच्चों जेड। यह कोई सर एलिमेंट का है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का भी यार विद्यार्थियों प्रतीक होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से बच्चों ये एलिमेंट का मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यदि आप लोगों से समझाऊं, तो यहाँ पर ए क्या रहता है सर? ए होता है प्यारे विद्यार्थियों एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्यारे विद्यार्थियों मास हो जाएगा ये, ठीक है, एटॉमिक मास या परमाणु भार कहते हैं अपन ए को। और जेड क्या है सर? जेड है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर या प्यारे विद्यार्थियों इसको कहता हूं मैं परमाणु संख्या, ठीक है। अब बच्चों एक बात और आप लोग अच्छे से याद रख लेना कि ये मेरे पास तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, ओके, ओके सर। अब यहां पर मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों कि जब मैं इस जेड को किसी भी एलिमेंट के लिए समान मान लेता हूं, मान लीजिए दो मेरे पास एलिमेंट है और उनकी प्यारे बच्चों जेड या परमाणु संख्या सर समान है, तो वो प्यारे विद्यार्थियों समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है समस्थानिक के लिए? या फिर मैं बात करूं आइसोटॉप के लिए, आइसोटॉप क्या कहते हैं सर? आइसोटॉप को कहते हैं समस्थानिक। इस आइसोटॉप को समस्थानिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो ऐसे एलिमेंट जिनका यदि परमाणु संख्या या जेड की वैल्यू समान है, लेकिन उनका परमाणु भार या बच्चों एटॉमिक मास अलग अलग रहा है, जेड की वैल्यू समान और ए डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, तो उनको कहते हैं बच्चों समस्थानिक या आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है सर? जेड तो बच्चों रहे मेरे पास समान, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आए, और ए बच्चों आ जाए मेरे पास डिफरेंट या अलग अलग आ जाए, तो उसको कहते हैं प्यारे बच्चों समस्थानिक, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ये रहता है। दूसरा बच्चों मेरे पास टर्मिनोलॉजी आती है सर, यहाँ पर दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है प्यारे बच्चों आइसोबार, आइसोबार या समबारिक। समस्थानिक मतलब स्थान उसका समान है, पीरियोडिक टेबल में उसकी स्थान या पॉसिबिलिटी बच्चों समान है, और पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का स्थान प्यारे बच्चों किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है सर? उसकी परमाणु संख्या, या मैं कहता हूं कि जेड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे कोई भी जेड दे दे, भाई जेड तेरा 11 है, तो मैं सीधा कॉन्सेप्ट कहां लगाऊंगा सर? जेड मेरा 11 है, तो ये कहीं ना कहीं एलिमेंट मेरा सोडियम है, और ये सर एस ब्लॉक का है, और सबसे सबसे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है सर? ये डिसाइड किया जाता है जेड के द्वारा या परमाणु संख्या के द्वारा। तो यहाँ पर स्थान यदि समान है, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, तो उसका बच्चों मेरा जो है जेड या परमाणु संख्या बराबर रहेगी, और सर एटॉमिक नंबर तो बराबर है, लेकिन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, परमाणु भार अलग अलग रहता है इन द केस ऑफ आइसो, अपन कह सकते हैं कि आइसो सर टॉप्स में। अब बात करता हूं आइसोबार या समभारिक की। अब की बार समभार है, मतलब क्या है कि उसका सर एटॉमिक वेट बराबर आ जाए किसी भी दो एलिमेंटों का, यदि एटॉमिक वेट बराबर हो, और अब की बार अलग क्या क्या हो रहा है सर? अलग हो जाए उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या अब की बार अलग अलग है प्यारे बच्चों, और समान क्या है सर? उसका परमाणु भार या एटॉमिक वेट बच्चों इक्वल है, दोनों का बराबर है, लेकिन डिफरेंट क्या है सर? परमाणु संख्या या जेड डिफरेंट है। तो समभारी केस में क्या लिख सकता हूं? समभारी केस में प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा जेड जो है वो डिफरेंट है या अलग अलग है। इस वाले केस में प्यारे बच्चों जेड मेरा डिफरेंट है, और सर ए जो है स्टूडेंट्स वो सर समान रहता है, ये बच्चों चेंज नहीं होता, इसको समभारिक कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से अपन लोग आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज को कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहती है। आइसो न्यूट्रॉन में क्या रहेगा सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो एलिमेंटों के बराबर रहेंगे, उसको आइसो न्यूट्रॉन या सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं।
और उसी तरह का कॉन्सेप्ट में यदि प्यारे बच्चों किसके साथ डिस्कशन करता हूं, यदि सर आप लोग डिस्कशन करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन सभी स्पीसीजों का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उनका बराबर आता है। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट अपन को पता रहना चाहिए। यहां पर बच्चों दो और टर्मिनोलॉजी में आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। क्या क्या सर, इसकी पहली आ जाएगी अपने पास आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक एंड सेकंड लास्ट इज बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें बच्चों मेरा क्या बराबर रहेगा सर, इसमें बराबर रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे सेम रहेंगे। ये बच्चों अलग अलग टर्मिनोलॉजी, आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं। ठीक है, अब अपन लोग अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन किस तरह से अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है ये कि मेरे पास से प्यारे बच्चों ये पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक है प्यारे विद्यार्थी 19 और परमाणु भार दे रखा 40, और कंपैरिजन करवा रहा है ये मेरे साथ किसके सर, कैल्शियम के साथ, जिसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 20 और एटॉमिक वेट है मेरे पास 40। अब ये क्या समभारिक है? यस सर, समभारिक में क्या देखना है बच्चों, सर समभारिक में मेरा देखना है ये वाले कॉन्सेप्ट दोनों, कौन से बच्चों, ये वाले कॉन्सेप्ट दोनों देखने होते हैं बच्चों। कौन कौन से सर, एक तो सर इसका जेड जो रहता है वो डिफरेंट रहेगा और ए समान रहेगा। क्या इधर जेड डिफरेंट है? यस सर, यहाँ पर जेड एक का बच्चों है 19 है, दूसरे का सर 20 है, लेकिन इसका ए सर बराबर है 40 और 40 है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है सर, कैल्शियम की तुलना कर रहा है मेरे से, एक में बच्चों कैल्शियम मेरे पास 17 और 35 है, दूसरा बच्चों सर कैल्शियम मेरे पास है बच्चों 17 और यहाँ पर भी है सर 37। अब की बार बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, समस्थानिक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरा जो जेड समान है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, ए है बच्चों यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 37 है, मतलब ए डिफरेंट और जेड बराबर आ जाए तो जेड समान ए डिफरेंट क्या कहलाते हैं सर, समस्थानिक कहलाते हैं। ये भी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जिनोन के दो कंपाउंड दे रखे हैं सर, जिनोन है 54 का है मेरे पास 130, और है सर बेरियम का 56 है, उसका भी सर 130 है। तो ये बच्चों आइसोबार कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे सर, इसीलिए कहलाएंगे क्योंकि सर इनका ए समान है, और जब ए समान आ जाए और जेड डिफरेंट है, ए का 54 है दूसरे का 56 है, ये भी बच्चों समभारी कहलाएंगे। तो सारे ऑप्शन सही होने की वजह से ये मेरा ऑप्शन फोर्थ जो है प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्यारे बच्चों ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है। अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एकमात्र एलिमेंट है वो है सर मेरे पास फ्लोरीन या एफ। इस एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है, और इस फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है सर, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक प्यारे बच्चों 9 रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने सर, इलेक्ट्रॉन 9, एटॉमिक नंबर सर इसके 9 है। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों को और डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो ये मेरे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट रहता है फ्लोरीन, और सर दूसरा सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा प्यारे बच्चों मेरे पास क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ऑर्डर आप लोगों से जिक्र किया है। और बच्चों सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में और वर्ग में अलग अलग तरह से वेरी करती है। यदि मैं बात करूं पीरियड्स की या आवृत की, तो आवृत में या पीरियड में बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज रहती है, और यही मैं कंपैरिजन यदि वर्ग के दौरान या ग्रुप्स में अप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ करता हूं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी डिक्रीज होती है, कम होती है। पीरियड में तो बढ़ रही थी, लेकिन ग्रुप में ये लगातार मेरी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है। यह बच्चों इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन मैंने आप लोगों को इस पीरियोडिक टेबल में बता दिया। अब सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है सर, फ्लोरीन है मेरा। कौन सा बच्चों सर, फ्लोरीन होता है। ठीक है, इस फ्लोरीन के बारे में और जिक्र करूं तो इसका जेड कितना है सर, इसका जेड है प्यारे बच्चों मेरे पास 9, परमाणु क्रमांक है इसका 9, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा बच्चों सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से रहेगा कि सर 1s2 2s2 और प्यारे बच्चों 2p5, यह रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ओके सर।
अब अपन को पता है सर, क्या पता है कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर ये सेकेंड पीरियड का मेरे पास एलिमेंट आ जाएगा। सर आपने इसका सेकेंड पीरियड कैसे डिसाइड किया? तो बच्चों किसी भी एलिमेंट का यदि आप लोगों को पीरियड या आवर्त डिसाइड करना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये देखिए कि मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी है। क्या उसके लिए मैक्सिमम एन की वैल्यू 3 है, 2 है या 4 है? तो जो उसकी मैक्सिमम एन की वैल्यू रहेगी प्यारे बच्चों, वो ही उसका आवर्त या पीरियड कहलाता है। अब फ्लोरीन केस में मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी है? एक नहीं है प्यारे बच्चों, एक तो है, साथ ही साथ उसने 2 दे रखा है, इसलिए मैं इसका पीरियड बच्चों 3 नहीं मान करके 2 मानूंगा, या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं सोडियम के केस में लूं तो प्यारे बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है मेरे पास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो अब की बार यहाँ पर 3n की वैल्यू आ गई है जो 2 से ज्यादा है, इसीलिए सोडियम बच्चों थर्ड पीरियड का एलिमेंट रहता है। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम बच्चों 4s1 आ जाता है, तो बच्चों 3 से ज्यादा, इसलिए पोटेशियम मेरा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट रहता है। तो किसी भी एलिमेंट का यदि आप लोगों को आवर्त या पीरियड पूछ ले तो उसकी हमेशा मैक्सिमम एन एस की वैल्यू से या एन पी से बच्चों डिसाइड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट का याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p5 है। ठीक है, अब जितने भी इस फ्लोरीन के नीचे एक वर्ग नंबर फ्लोरीन रखता है प्यारे बच्चों, मेरे पास कौन सा है सर ग्रुप? इसका ग्रुप है 17, जिसको हेलोजन फैमिली कहते हैं। अब इस हेलोजन फैमिली में इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे फ्लोरीन के नीचे बच्चों क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, इस तरह जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका बच्चों जो वर्ग रहेगा वो हमेशा और हमेशा बच्चों 17 रहेगा। लेकिन पीरियड चेंज होता जाएगा, कभी तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से पीरियड चेंज रहते हैं। ठीक है, ओके सर। और आप लोग बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और प्यारे बच्चों क्लोरीन की। ये वाला ऑर्डर भी बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, ओके सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने पूछा है तो क्या रहेगा सर? NH2 और NP3 प्यारे बच्चों ये किसका सर? नाइट्रोजन फैमिली का है। किसका बच्चों? सर मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली का आ जाएगा। ये किसका आएगा सर? ये ऑक्सीजन फैमिली का है। और ये सर मेरे पास फ्लोरीन फैमिली का आ जाएगा या हेलोजन का आ जाएगा। और ये किसका है सर? ये मेरे पास इनर्ट गैसों का है, या प्यारे बच्चों नोबल गैस का माना जाता है। किस का है सर? इनर्ट गैस का माना जाता है। तो अपन से किसका पूछा था? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आ जाएगा सर? NH2 और NP5 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। NH2 और NP5, यही तो कह रहा हूं मैं। NH2, अब N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, उस हिसाब से आप लोग इसको सही कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। अब अपन लोग समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन, कि किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किसके वृद्धि के कारण होती है। अब इसने एक मेरे को पॉइंट जिक्र किया है प्यारे बच्चों कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स अपन को पता है कि सर मेरे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल वह ऊर्जा रहती है या वह एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें से किसी भी एक गैसियस अवस्था में या एलिमेंटल स्टेट में उपस्थित परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में अवेलेबल है, उसमें किसी भी तरह का कोई अन्य परमाणु नहीं है, एक खुद है जो गैसियस अवस्था में, और उससे मुझे यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसको सर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कैसे, उसको मैं ये समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मेरा ए है और ये सर गैसियस अवस्था में मेरा उपस्थित है, और इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ रही है बच्चों, वो ही सर मेरा आयोनाइज। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्लस का 1 आ जाएगा, और सर ये एक इलेक्ट्रॉन इसने मेरे को निकाल दिया है। और जो बच्चों ऊर्जा देनी पड़ रही है, यहाँ जो एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत एनर्जी को मैं क्या कहूंगा सर? एनर्जी रिक्वायरमेंट को आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन बच्चों ये पोटेंशियल कहते हैं, आईपी कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, हमेशा उष्मा शोषी प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, अब मैंने इस ए प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, और इसको बना दिया A+2 प्लस प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन।
अब ये इसमें से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और ये आ गया बच्चों A+3 प्लस मेरे पास ए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो आईपी है बच्चों वो इसके लिए आईपी फर्स्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आईपी फर्स्ट। यहाँ पर बच्चों आईपी मेरे पास 2 आ जाएगी और यहाँ पर है सर ये आईपी 3 आ जाएगी मेरे पास। तो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये है कि हमेशा और हमेशा कि सर आईपी जो 3 रहती है मेरे पास वो हमेशा ज्यादा है, और ये है बच्चों आईपी मेरे पास 2 से, और ये बच्चों आईपी प्रथम से। और ये IP3 जो है ज्यादा आ जाए, IP3 से बच्चों ज्यादा आ जाएगा IP4 और IP5। मतलब क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन विभव का जो सक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाती है। सक्सेसिव का मतलब क्या? एक के बाद एक, जैसे 1 से 2 ज्यादा रही, 2 से ज्यादा 3 और 3 से ज्यादा 4। मतलब लगातार आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका प्रमुख कारण रहता है अपने पास जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों सर? जैसे तुमने एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब तेरे को +1 में से प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब कोई एक एलिमेंट न्यूट्रल था जिसमें परमाणु संख्या, मैं यूं कहूं कि Z और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों इस सोडियम की बात करूं, किसकी बात करता हूं? सोडियम की बात करता हूं। अब सोडियम में मेरे पास 7 ही परमाणु है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में। अब तूने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी तेरे को देनी पड़ रही है वो है आईपी फर्स्ट या आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे सर? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्यारे बच्चों उनका जेड जो है वो 7 का 7 है। तो अब की बार तो यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेगा तो यहां पर प्यारे बच्चों जेड और ई बराबर नहीं है। यहां पर जेड बाई ई रेशियो बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है सर? आयोनिक पोटेंशियल। या फिर मैं यूं कहूं कि सर जेड बाई ई की वैल्यू मेरे इंक्रीज हो गई है। तो जेड जैसे ही इंक्रीज रहा तो नाभिक जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। उस इलेक्ट्रॉनों को आसानी से साथ नहीं छोड़ेगा जैसा उसने पहले छोड़ा था जब दोनों साथ साथ है। अब की बार जेड 7 है और वो 6 रह गए, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों उस पर्टिकुलर एनायन में से या कैटायन में से मुझे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी पहले दी थी अब की बार उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। इसीलिए प्यारे बच्चों ये कहा जाता है कि आयनन विभव के दौरान इसका लगातार वैल्यू बढ़ती जाती है। IP3 ज्यादा, फिर IP2 कम रहेगी, फिर IP1 रहेगी। इसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो कौन सा है सर? प्रभावी नाभिकीय आयस। लगातार बच्चों जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। इस जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा सर? आईपी की वैल्यू भी मेरी लगातार इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही परमाणु के यदि मुझे कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे उसके ऊपर धनावेश उतना ही बढ़ता जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी उस धनावेश में से इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन रहता है एज कंपेयर टू किसी न्यूट्रल में से। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना। या फिर मैं यूं कहूं कि सर जेड इफेक्ट समानुपाती रहता है आयोनिक पोटेंशियल के, लेकिन साइज के बच्चों ये व्युत्क्रमानुपाती रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरी आईपी जो है बच्चों वो समानुपाती रहेगी किसके सर? जेड इफेक्ट के। लेकिन आईपी बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से याद रख लेना। जितनी बच्चों पॉजिटिव रहेगा उसके पास उतनी ही ज्यादा जो है वो देनी पड़ेगी आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और यही कारण है प्यारे बच्चों कि N+3 के लिए कि N+3 की बस सबसे ज्यादा, फिर N+2 के, फिर सर N+ की, और फिर आ जाएगा बच्चों मेरे पास नाइट्रोजन की आईपी। यही मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। सिर्फ समझना है कि एक्चुअल में आईपी थी क्या, कि सर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ी, वो है मेरी आईपी। अब मैं कह रहा हूं कि तूने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब की बार धनावेश उस ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करके और बांधे रख रहा है। अब जितना अधिक वो बांध रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने को उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही प्यारे विद्यार्थियों इसका कॉन्सेप्ट है। और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बाकी वाले ऑप्शन क्या कह रहा है ये? बाकी वाले ऑप्शन कह रहा है कि आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस बनने से बच्चों कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू बच्चों कम ही रहेगी। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई प्रभावित नहीं करते, ऑल ऑफ अबव नहीं बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, मतलब नाभिक के द्वारा लगाया जा चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित या बांधे रखेगा, और यही कारण है कि इसका लगातार वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं। अब है बच्चों अपने पास नेक्स्ट है पीरियड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ब्लॉक के रिगार्डिंग। कौन कौन से सर? ब्लॉक के रिगार्डिंग अपने पास सिलेबस में एस एंड पी ब्लॉक है। एस एंड पी ब्लॉक अपने पास प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस है। उसमें से इसने ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या निम्नलिखित में से कौन सा अंतरकाशीय हाइड्राइड है। अब अपने पास प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार के हाइड्राइड की नेचर रहती है। सर कैसे? हाइड्राइड है क्या? हाइड्राइड मतलब H माइनस। क्या है बच्चों? H माइनस। इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन गैस है। ये बच्चों अपने पास है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम है। और ये क्या सर? ये है मेरे पास हाइड्रोजन एटम, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम। और H माइनस क्या रहेगा सर? H माइनस आ जाएगा मेरे पास हाइड्राइड। क्या है बच्चों? हाइड्राइड है। या फिर मैं यूं कहूं कि हाइड्रोजन उस प्रकार के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन कौन से कम एलिमेंट रहते हैं? सर मेटल के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो सर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन मेटलों से बच्चों ज्यादा रहती है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कैसा होगा सर? यहाँ पर प्यारे बच्चों ये इस तरह से रह सकता है कि सर MH रहेगा। यहाँ पर M क्या है सर? M यहाँ पर प्यारे बच्चों मेटल होती है, और H बच्चों मेरे पास नॉन मेटल रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है। तो यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने का प्रयास करूं तो सर ये आ जाएगा M, और H के ऊपर बच्चों डेल माइनस आ जाएगा। अब इसकी अलग अलग प्रकार की नेचर रहती है हाइड्राइड की। कुछ हाइड्राइड मेरे पास किस नेचर के रहेंगे सर? कुछ हाइड्राइड अपने पास कोवलेंट नेचर के, कुछ आयोनिक के, कुछ अपने पास आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या फिर मैं यूं कहूं कि कोवलेंट हाइड्रोजन, आयोनिक हाइड्रोजन, और प्यारे विद्यार्थियों अपने पास मेटेलिक हाइड्राइड। इस मेटेलिक हाइड्राइड को ही बच्चों क्या कहते हैं सर? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कोई भी हाइड्राइड किस नेचर का है? तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि जब इस हाइड्रोजन के साथ H के साथ प्यारे बच्चों यदि मेरे पास एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल या S ब्लॉक के एलिमेंट, जो मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के यदि एलिमेंट इस हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो वो बच्चों हमेशा आयोनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, आयोनिक हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। यदि इसके साथ बच्चों मेटल की जगह अब की बार नॉन मेटल आ जाए या एस ब्लॉक की जगह पी ब्लॉक के कंपाउंड आ जाए जैसे PH3 है, तो इस तरह के हाइड्राइड बच्चों हमेशा कोवलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं। अब की बार यहाँ पर नॉन मेटल और नॉन मेटल का मेरा फॉर्मेशन हो रहा है। और सर मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का निर्माण कब होगा? तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, चाहे मैं आयरन की बात करूं, निकल की बात करूं, कॉपर की बात करूं, इस तरह से बच्चों मेरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें बच्चों ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये कौन सा सर? ये अपने पास बच्चों आयोनिक हाइड्राइड, क्योंकि कौन से एलिमेंट का है सर? एस ब्लॉक का है। या फिर मैं यूं कहूं कि सर ये मेटल है मेरे पास, और यहां पर क्या है सर? ये मेरे पास नॉन मेटल है। यहाँ सर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जब पी ब्लॉक का या नॉन मेटल एलिमेंट किसका निर्माण करते हैं बच्चों? सर ये निर्माण करते हैं मेरे पास कोवलेंट हाइड्राइड का, कोवलेंट हाइड्राइड का मेरा निर्माण करते हैं। और लिथियम H ये भी बच्चों आयोनिक हाइड्राइड का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा आप स्टूडेंट्स की एक तो मेटल है और दूसरा ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास कॉपर हाइड्राइड, और ये सर मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसी डी ब्लॉक की नेचर के कारण ये किसका निर्माण करेगा सर? ये डी ब्लॉक का है मेरे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जब डी ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से ये अपने पास मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड यहाँ बच्चों मेरा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का निर्माण करेगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों इसका अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेरे पास ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, कि निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है?
अब अपन को पता है कि अलग अलग प्रकार के मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की नेचर अलग अलग रहती है प्यारे बच्चों। यदि मैं एस ब्लॉक के मेटलों की बात करूं तो उनके जनरली ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों बेसिक नेचर के रहते हैं। क्या कह रहा हूं, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के या क्षारीय प्रकृति के रहते हैं। और यदि बात करूं मैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जनरली प्यारे बच्चों एसिडिक नेचर के रहते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट रहते हैं जिनके ऑक्साइड प्यारे बच्चों मेरे पास एम्फोटेरिक नेचर के, या फिर मैं यूं कहूं कि कुछ बच्चों मेरे पास न्यूट्रल नेचर के रहते हैं। ठीक है, इस तरह की बच्चों प्रॉपर्टी अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि कौन सा इसमें एसिडिक रहेगा। तो सबसे पहले अपने पास एसिडिक की या अम्लीय की बात की जाए तो मेरे पास नॉन मेटल के, क्या कह रहा हूं सर, नॉन मेटल या अधातु के मेरे हाइड्रोक्साइड, अधातु के सर हाइड्रोक्साइड जो है प्यारे बच्चों वो सर मेरे पास एसिडिक नेचर के या अम्लीय नेचर के रहते हैं। एसिडिक नेचर या प्यारे बच्चों अम्लीय प्रकृति के रहते हैं किसके, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड। यदि मैं बात करूं मेरे मेटल के जनरली ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड किस नेचर के रहेंगे सर, मेटल के हाइड्रोक्साइड आपके हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों ये रहेंगे अपने पास बेसिक नेचर के या क्षारीय प्रकृति के रहेंगे। बेसिक नेचर के या क्षारीय प्रकृति के रहेंगे। और कुछ बच्चों मेरे पास एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। किस नेचर के सर, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर के भी रहते हैं। कैसे सर, जैसे बात करता हूं मैं एल्यूमिनियम के, इस बेरिलियम के, ठीक है, और अपने पास आ जाएगा एसएन और पीबी। इस तरह के बच्चों एक्सेट्रा जो है मेरे एम्फोटेरिक जो दोनों प्रकार की नेचर को या प्रकृति को शो करते हैं। या फिर मैं यूं कहूं बेसिक भी रहते हैं और प्यारे बच्चों एसिडिक भी रहते हैं। तो यहां पर कौन सा है सर ये। अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम आ जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास सर ये आ जाएगी, इसकी नेचर आ जाएगी मेरे पास बेसिक, क्योंकि मैग्नीशियम अपन को पता है एस ब्लॉक का एलिमेंट है और किसका है सर, मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड किस नेचर के सर, बेसिक के या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब बेरिलियम के ऑक्साइड की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर तो ये भी मेटल है तो एसिडिक हो नहीं सकता, ये भी मेटल है, ये भी प्यारे बच्चों मेरा एसिडिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एसिडिक भी नहीं है और ये भी सर मेरा एसिडिक नहीं हो सकता क्योंकि मेटल है। और मेटल कभी भी बच्चों एसिडिक नेचर के नहीं रहेंगे। या तो वो किस नेचर के रहेंगे सर, या तो वो बेसिक रहेंगे या मेरे पास रहेंगे एम्फोटेरिक नेचर के, उभयधर्मी प्रकृति के। कभी भी प्यारे बच्चों मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं रह सकते। या तो वो बेसिक नेचर के रहेंगे या रहेंगे बच्चों उदासीन या एम्फोटेरिक, सॉरी उदासीन मतलब उभयधर्मी रहेंगे। उदासीन नहीं, उदासीन तो प्यारे बच्चों न्यूट्रल रहता है। अब ये है मेरे पास बोरॉन, बोरॉन क्या है सर, बोरॉन है मेरे पास नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड किस नेचर के रहते हैं सर, इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्यारे बच्चों एसिडिक नेचर के रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि वो पर्टिकुलर मेरे पास मेटल है या नॉन मेटल है। यदि वो मेटल है तो हमेशा बेसिक या एम्पोटेरिक नेचर का हो सकता है। ठीक है, और यदि मेरे पास नॉन मेटल है तो या तो वो एसिडिक रहेगा या एम्फोटेरिक रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है अपने पास सिंपल सा, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स कौन सा सर, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास ये वाला BOH3। ये किस नेचर का है सर, ये एसिडिक नेचर का मेरे पास हो जाएगा, इसलिए फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अपने पास ये रहा, द मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट इज, कि सर्वाधिक प्रयोग में लाने लिया जाने वाला अपचायक रहता है। अब प्यारे बच्चों अपने पास दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा होता है बच्चों अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को कहते हैं अपचायक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक वह अभिकर्मक रहता है जो खुद का तो रिडक्शन कर ले, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करके, और सामने वाले किसी भी एलिमेंट का यदि ऑक्सीडेशन कर देता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सारे एलिमेंट रहते हैं, वो कंपाउंड रहते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं और सामने वाले कंपाउंड का ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब क्या है कि उनका एक्चुअल में कार्य क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन कर रहा है सामने वाले कंपाउंड का किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, लेकिन खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए बच्चों ये इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की,
तो रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य क्या है सर, इसका रिड्यूस करने का कार्य है, और जब इसने रिड्यूस सामने वाला कर दिया है तो ऑटोमेटिकली खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये काम क्या करते हैं उसके बेसिस पे इनका नाम पड़ता है। यदि वो ऑक्सीकरण का काम कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, यदि वो रिडक्शन का काम कर रहे हैं तो बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, और इसका विपरीत उन खुद की बच्चों वो नेचर शो करेंगे। खुद का रिडक्शन भी हो सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाले का क्या कर रहा है। अब अपन से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो कंपाउंड मुझे दे रखे हैं इनमें से कौन सा मेरा एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा। तो अपन को यह देखना है कि कहीं ना कहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। क्या कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात यदि मैं करूं आप लोगों से तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा सर, ये व्यवहार करेगा कि खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और समय का ये हो जाएगा बच्चों इटसेल्फ, खुद का सर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, इटसेल्फ ऑक्सीडेशन। और सामने वाले का अदर्स का क्या करेगा सर, अदर का प्यारे बच्चों ये मेरे पास रिडक्शन कर देगा। तभी तो इसको क्या कहेंगे सर, तभी तो प्यारे बच्चों इसको अपन लोग कहते हैं, इसको बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये अपन को आना ही चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ओके सर। और अपने ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इसने इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सा सर, सर यहाँ पर है इसकी SnCl2, मतलब क्या है Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 है, और यहाँ पर है Sn अपने पास प्लस का 4 है, ये Pb है बच्चों अपने पास प्लस का 2 है, और सर एल्यूमिनियम मेरे पास Al प्लस 3 है। अब अपन से ये पूछा गया इनमें से कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा, मतलब क्या कर रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। अब खुद का ऑक्सीडेशन अपन को, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये तो अपने पास कौन से सर, कार्बन फैमिली की है, और ये है सर एल्यूमिनियम की है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना प्यारे बच्चों, जब वो दी गई ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल रहे, और यदि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहे, तो प्यारे बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा। क्योंकि यदि कोई भी +2 में अनस्टेबल है तो वो चाहेगा कि मैं +4 में चला जाऊं, तो जब वो खुद +2 से +4 में जा रहा है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सामने वाले का वो रिडक्शन कर देगा। यही बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट की एक खासियत रहती है कि वो तो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ा देता है, लेकिन सामने वाले की क्या कर देता है सर, कम कर देता है। अब मुझे यह देखना है कि एल्यूमिनियम क्या +3 में स्टेबल है, यस सर ये मेरा +3 में स्टेबल है, तो ये प्यारे बच्चों नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा, और नए रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि सर ये मेरा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अपन बात करते हैं बच्चों पीबी की, किसकी बात करते हैं सर, पीबी की। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो पीबी की बच्चों दो पॉसिबिलिटी थी, या तो सर ये पीबी मेरा +2 में रहे, या पीबी +4 में रहे। अब दिया क्या है सर, पीबी +2 दिया है, क्या ये बच्चों पॉसिबल है कि सर ये पीबी +4 में चला जाए और एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करे। यहां पर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +4 में जाएगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और सामने वाले का इसने रिडक्शन कर दिया, तो यही इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की नेचर है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं सर, ये बच्चों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। ये बच्चों मेरे पास पीबी +2 जो रहता है सर मोर स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू पीबी +4। इसीलिए प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि कहीं पर भी पीबी +4 दे रखा है तो वो तुरंत बच्चों पीबी +2 में चला जाता है। ये मोर स्टेबल है, इसकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है पीबी की +2, और +4 इसकी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कम स्थायी वाली रहती है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये पीबी +4 जो रहता है मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन अपन से पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट बता, तो पीबी +2 बच्चों हमेशा पीबी +2 में रहेगा, पीबी +4 में नहीं जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता मेरे पास, ये वाला नहीं भी नहीं, ये वाला भी नहीं। अब अपन को ये देखना है कि एक्चुअल में ये Sn जो है +2 में रहना पसंद करेगा या +4 में। क्या कह रहा हूं मैं, क्या ये प्रोसेस ये Sn +2 वाली इधर जाना पसंद करेगी, या सर ये मेरा Sn +4 से +2 में रहना पसंद करेगा।
अब ऊपर वाली प्रोसेस जो Sn+2 से Sn4 की तरफ जा रही है, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और जब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो यहां पर Sn+2 किसकी भांति व्यवहार करेगा प्यारे बच्चों? सर ये मेरा व्यवहार करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की भांति, रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे बढ़ रही है। यदि ये Sn+4 से +2 में चला जाए तो खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब अपन को पता है प्यारे बच्चों कि मेरा Sn जो रहता है वो हमेशा +2 में स्टेबल रहता है, और सर मेरा Pb जो होता है वो हमेशा सर +2 में रहता है, लेकिन Sn जो होता है +4 में रहना पसंद करता है। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहती है सर? इसकी +4 स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू Sn+2। तो ये वाली बात बच्चों हमेशा याद रखना आप लोग कि कौन सी सर? कि Sn+4 जो है बच्चों स्टेबल रहता है Sn+2 की तुलना में। ठीक, ओके सर। और ये वाली बात भी याद रखना आप लोग, कौन सी सर? यहाँ पर इस Pb वाली भी, और Pb में भी प्यारे बच्चों मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है कि सर Pb में बच्चों अपने पास कॉन्सेप्ट ये है कि इस Pb की प्यारे बच्चों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास वो सर +4 स्टेबल नहीं रहती है, +2 स्टेबल रहती है Pb की केस में। लेकिन यदि मैं बात करूं Sn की, तो Sn की +4 ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये बच्चों फटाफट किस में चला जाएगा सर? ये चला जाएगा Sn+4 में, और ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, और खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि अपन को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि Pb की +2 स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू Pb+4, और Sn की Pb+4 ज्यादा स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू Pb+2। और जब भी आपको Sn+2 दिखे तो फटाफट Sn4 में चला जाने की कोशिश करेगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा, और जहां पर भी आपको Sn Pb+4 दिख जाए तो वो जल्दी से Pb+2 में जाने का प्रयास करेगा, और वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करेगा। ये बच्चों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये कह रहा वाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, कि सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है। अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि सीमेंट के कुछ मूलभूत अपन कह सकते हैं पार्टिकल्स रहते हैं, जिनको मिलाने के बाद इस सीमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट के फॉर्मेशन के दौरान उसमें जो फैक्ट्री में काम करने वाले साथी रहते हैं, वो उसमें थोड़ी सी जिप्सम की मात्रा मिलाते हैं। अब जिप्सम की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है कि उसमें सीमेंट में स्ट्रेंथ ज्यादा है, सीमेंट में बच्चों लचीलापन ज्यादा आ जाए, और उससे बनने वाला भवन या ईंटें जो है प्यारे बच्चों वो मजबूती से बने। तो सीमेंट की यदि मैंने बिना जिप्सम मिला दिया तो वह प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और बनने वाली सीमेंट उतनी बच्चों स्ट्रेंथफुल नहीं रहेगी, और उससे बनने वाली बिल्डिंग बच्चों लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो उस प्रोसेस को धीमा या रिटार्ड करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत बच्चों जिप्सम मिला दिया जाता है। अब जिप्सम मिलाने से होगा क्या? थोड़ी बहुत प्रोसेस स्लो हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, और अच्छे से जो है उसके कंपोनेंट आपस में मिक्सअप होकर के एक मजबूत सीमेंट का निर्माण करेंगे, जो बच्चों भविष्य के लिए अपने अच्छी मानी जाती है। बिना जिप्सम की जो सीमेंट रहती है वो लो क्वालिटी की रहती है, लेकिन आपने जिप्सम मिला दिया तो उसकी क्वालिटी बच्चों रेट बढ़ जाती है, और यही कारण है कि धीमे धीमे प्रोसेस होकर के उसके मॉलिक्यूल आपस में इतना अच्छे से स्ट्रेंथली बॉन्डेड रहते हैं प्यारे बच्चों, कि उसकी जो क्वालिटी बेहतरीन आए। ये कौन सा कारण हो जाएगा इसका? क्या टू टू मैक सीमेंट लाइट कलर्ड? नहीं बच्चों, कलर का जिप्सम से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट टू ऑब्टेन शाइनिंग सरफेस, नन ऑफ अबव। हिंदी में कह रहा है उसका रंग हल्का करने के लिए, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, या चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा कि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा किया जाता है, ताकि उसकी क्वालिटी में बच्चों कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं रहे, ये इसको मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए प्यारा बच्चों इसका जो सेकेंड ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों अपन को यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अपन लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको डिटेल में समझते हैं। At a particular temperature and pressure, the solid and liquid phases of a pure substance can exist in equilibrium. Which of the following defines this temperature? हिंदी में यह कह रहा है कि किसी भी निर्दिष्ट ताप व वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्थाएं मेरी साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहा जाता है। अब ये
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि ये मेरा एक सॉलिड है और इस सॉलिड को, और यहां पर है प्यारे बच्चों लिक्विड। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने इस तरह से ये कहा, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहते हैं बच्चों? सर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को सर मेल्ट कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो यहां पर प्रोसेस क्या होगी सर? ये वाली प्रोसेस हो जाएगी प्यारे बच्चों मेरे पास गलनांक। सर इसको मैं गलनांक कहता हूं। और वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं सर। ठीक है, ओके बच्चों, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है हमें। अब प्यारे बच्चों यदि मैं ये प्रोसेस इस तरह से लिखूं कि मान लीजिए सर मेरा लिक्विड जो है वो वापस चेंज हो गया सॉलिड में, इसको क्या कहेंगे? अब नहीं बच्चों, मैं दूसरी जगह बना लेता हूं इसको। अब यहां पर ये है कि अब की बार मेरा जो है वो सर लिक्विड जो है वो चेंज हो गया प्यारे बच्चों सॉलिड में। इस पॉइंट को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सर हिमांक, फ्रीजिंग या फ्रीज होना कहते हैं। और इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो जाए सर उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर? वाटर के लिए यदि मैं बात करूं, यदि वाटर को अपन को फ्रीज करना है या बर्फ में बदलना है, ठोस में बदलना है, तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अपन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि इस सॉलिड को या बर्फ को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है तो सर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर रहने पर वो जो बर्फ है सर पानी में बदल जाती है। ठीक है, बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है सर? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूं तो सर मेल्ट कहलाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब यही प्रोसेस मैंने इस तरह से की कि प्यारे बच्चों मुझे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है या वाटर को बर्फ में कन्वर्ट करना है, तो उसको सर फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये दो अलग अलग हो गए मेरे पास, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर बच्चों था फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने ये पूछा है प्यारे बच्चों कि मैंने ये प्रोसेस दोनों ही इक्विलिब्रियम में कर दी, मतलब दोनों साथ साथ हो रही है। कैसे सर? इस तरह से कि ये है मेरा सॉलिड और ये सॉलिड है, इधर लिक्विड है, तो इन दोनों के मध्य इसने क्या बोला है कि इन दोनों के मध्य इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा। और वह बच्चों स्थिति जब दोनों ही फेजे आपस में अवेलेबल रहे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उसी रेट से मेरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को बच्चों इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम में प्यारे बच्चों मेरी दोनों फेज एग्जिस्ट करेगी। दोनों फेज जो है वो बहुत फेज, टू फेज एग्जिस्ट करती है। कौन सी सर? लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगी और सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब क्या है कि जितना लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है उतना ही सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मतलब वहां पर दोनों ही जो है वो प्रोसेस अवेलेबल है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा सर? बहुत हिमांक पॉइंट और प्यारे विद्यार्थियों फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही अवेलेबल है, या फिर मैं यूं कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही प्रोसेस हो रही है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों ये इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में मेरा अवेलेबल है। इसको क्या कहूंगा सर? इक्विलिब्रियम कहूंगा। और जब दोनों भी मेरे फेज इक्विलिब्रियम रहती है तो वहां पर प्यारे बच्चों बहुत मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। अगर अकेला होता तो प्यारे बच्चों ये वाली प्रोसेस होती जिसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट फेजें एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो दोनों टेम्परेचर एग्जिस्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और प्यारे बच्चों मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बहुत हिमांक एंड गलनाक दोनों सही हो जाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा अपना फोर्थ। यदि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो बच्चों इसका अलग अलग ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसने बोला एक इक्विलिब्रियम में तो दोनों फेज एग्जिस्ट करेगी। और जब ये मेल्टिंग हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और जब ये बच्चों कौन सा हो रहा है सर? फ्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए इसका बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब प्यारे बच्चों अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल फॉर ए केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। यदि किसी रासायनिक तंत्र के साम्य में अवस्था में होने के लिए कौन सा परिस्थिति या क्या समान रहेंगे? तो अपन को पता है कि कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम है तो प्यारे बच्चों उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप और रेट ऑफ बैकवर्ड स्टेप, या फिर मैं यूं कहूं कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्चिम अभिक्रिया का वेग बच्चों बराबर रहते हैं। इसीलिए बच्चों उसको इक्विलिब्रियम स्टेप कहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स की ए और बी मेरा इक्विलिब्रियम में है,
तो प्यारे विद्यार्थियों यदि ए के चेंज होने की रेट बी में R1 है और बी की चेंज होने की रेट R2 है, तो यहां पर बच्चों रेट R1 और R2 बराबर रहती है किसमें सर, एट इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा उनके चेंज होने की रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट या वेग बराबर रहता है, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है, लेकिन रेट बराबर रहती है। ध्यान रखना सांद्रता में और वेग में। तो बच्चों अपन को जब पता है कि इक्विलिब्रियम में कंडीशन ये है किसी भी सिस्टम के लिए कि उसकी रेट जो है फॉरवर्ड स्टेप की और बैकवर्ड स्टेप की मेरी बराबर रहती है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम के बाद, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं या रिएक्टेंट की बात करूं स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। इस नियत में और बराबर रहने में प्यारे विद्यार्थियों फर्क है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने की मेरी रेट और इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में चेंज होने की रेट बराबर रहती है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट बराबर या इक्वल रहती है, ये वाला बिंदु आप लोग हमेशा याद रखना। जब इक्विलिब्रियम की थ्योरी अपन लोग आराम से डिस्कशन करेंगे तब उस पर्टिकुलर सेगमेंट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सर, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इक्वल पूछ रहा है, इक्वल क्या रहेगी, तो कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के बच्चों इक्वल न रह करके मेरे पास कांस्टेंट या नियत रहती है। कांस्टेंट और अपन कह सकते हैं कि नियत होती है, इक्वल कभी भी नहीं रहेगी। सेकेंड ये कह रहा है कि द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कि मेरी फॉरवर्ड की और रिवर्स रिएक्शन की या बैकवर्ड की मेरे पास रेट जो होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। और यही तो बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि क्रिया कारक से अभिकारक में और अभिकारक से प्यारे विद्यार्थियों मेरे प्रोडक्ट में चेंज होने की जो रेट है वो बराबर रहती है। रेट कांस्टेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं करना, रेट कांस्टेंट तो बच्चों कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वो केवल और केवल टेम्परेचर पर बच्चों प्रभावित करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों इक्विलिब्रियम का ही है और वो यह रहा, by the addition of argon gas to the system 2Hi convert to H2 plus I2 the degree of dissociation of Hi will be, कि यदि मुझे 2Hi को H2 और प्लस I2 में कन्वर्ट करना है और ये दोनों प्रोसेस मेरी यदि इक्विलिब्रियम में है और इसमें मैंने आर्गन गैस को मिला दी, तो Hi का वियोजन किस तरह से रहेगा, या Hi जो है बच्चों क्या इनमें कन्वर्ट रहेगा या वापस चला जाएगा। Hi का वियोजन का मतलब ये है कि Hi बच्चों जो फॉरवर्ड ज्यादा रहेगा या बैकवर्ड ज्यादा रहेगा। ऑटोमेटिकली अपन से ये पूछ रहा है कि आर्गन गैस को या किसी भी इनर्ट गैस को, चाहे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इसको मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन वाले तंत्र में या इस सिस्टम में मिला दिया, तो इसके इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपन को पता लगाना है। तो इक्विलिब्रियम को बच्चों जब भी कोई कारक इफेक्ट करता है तो डायरेक्टली अपन लोग ली सातल्य प्रिंसिपल की बात करते हैं। अपन लोग यह कहते हैं कि मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी सर, रिएक्टेंट की बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम किस ओर शिफ्ट करेगा सर, मुझे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहां कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन बढ़ी कहां है सर, रिएक्टेंट या अभिकारक की तरफ बढ़ी है, तो इक्विलिब्रियम प्यारे बच्चों शिफ्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट की तरफ। और यही कॉन्सेप्ट यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं और बात करूं उत्प्रेरक की, तो अलग अलग तरह से ये इफेक्ट रहता है। जब अपन लोग ली सातल्य प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब और इसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे वहां पर थ्योरी की क्लासों में। अब सिंपल सा अपन को इफेक्ट यहां पर देखना है इसका इनर्ट गैस का या इस आर्गन गैस का। और आर्गन गैस का, इनर्ट गैस का प्यारे बच्चों इफेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। किस तरह से रहता है बच्चों, अपने पास यहाँ पे प्यारे बच्चों इस इनर्ट गैस का जो अपन कह सकते हैं इफेक्ट जो रहता है वो दो तरह से रहता है। कैसे सर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का प्रभाव सर पहले तो रहता है मेरे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट आयतन पे, और दूसरा रहता है मेरे पास प्यारे बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे। यदि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम है और आपने किसी भी इनर्ट गैस को रिएक्शन के दौरान ऐड किया है, तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे कहीं कोई प्रभाव नहीं करना है, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जाएगा
न पीछे की तरफ रिएक्शन बच्चों जाएगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। या फिर मैं यूं कहूं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैसों का किसी भी तंत्र में ऐड करने पर साम्य अवस्था पे या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कहीं कोई प्रभावित नहीं करता है। किस कंडीशन पे सर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जहां पर ये बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये बोल रहा है स्थिर दाब व स्थिर आयतन दोनों पर रुक जाएगा, स्थिर आप व स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि मेरे पास कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यस सर, या तो ये वॉल्यूम पे कांस्टेंट है इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट इसलिए ये ऑप्शन भी हो सकता है। ये नहीं होगा मेरा, और बच्चों न तो 2 होगा न 3 होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन को एक चीज पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी तरह से कोई प्रभावित नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात करता हूं मैं प्रेशर पे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ओके सर। अब प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं आप लोगों से सेकंड है अपने पास एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पे। अब अपन को एक चीज पता है कि स्थिर दाब पे प्रभाव तभी होगा जब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल यहाँ डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 हो गए। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है कि सर नंबर ऑफ मोल डिफरेंस इन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट गैसेस स्पीसीज, कि प्रोडक्ट में कितनी गैसेस स्पीसीज है उसके मोल, और प्यारे विद्यार्थियों रिएक्टेंट के गैसेस मोल का डिफरेंस ही बच्चों मेरे पास क्या कहलाता है सर? डेल्टा एन जी कहलाता है। यदि मेरा डेल्टा एन जी बच्चों नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये प्रेशर का प्रभाव होगा। अब ये किस तरह से रहेगा उसका डिटेल में प्यारे बच्चों एनालिसिस करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों डेल्टा एन जी बच्चों 0 है तो यहाँ पर नो इफेक्ट रहेगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर का प्रभाव तभी बच्चों देखा जाता है जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। जब बच्चों रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ गैसेस स्पीसीज यदि अलग अलग है तो ही प्यारे बच्चों इस इनर्ट गैस का प्रभाव देखा जाता है। यदि ये नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में मतलब क्रियाकारक में या उत्पाद में बराबर आ जाए, जो कि यहाँ पर बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये 2 मोल है एच आई है, और एक ये हो गया एक ये हो गया, मतलब यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, इसलिए डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 होने की वजह से यहाँ पर क्या है बच्चों सर? डेल्टा एन जी मेरा 0 है, इसीलिए बच्चों प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा। किसके ऊपर? इस गैस के ऊपर, यदि तुमने इनर्ट गैस को यहाँ पर ऐड किया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा बच्चों ये वाला फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। कहीं कोई समस्या नहीं, स्थिर दाब और स्थिर आयतन दोनों बच्चों अप्रभावित रहेंगे। पहला वाला तो प्रेशर तो बच्चों हमेशा और हमेशा तभी प्रभावित करेगा जब डेल्टा एन जी मेरा 0 नहीं रहना चाहिए, और वॉल्यूम तो हमेशा बच्चों इसको प्रभावित नहीं करेगा। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे इनर्ट गैस इसको प्रभावित नहीं करेगी, इसीलिए बच्चों ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन बच्चों बात करें यदि अपन लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास ये रहा। Which statement is correct? ये more volatile liquid have higher vapor pressure. The rate of evaporization increase with increase in temperature. The vapor pressure of liquid decrease with increase in temperature. And dimethyl ether evaporates at faster rate than ethyl alcohol. अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि वेपर प्रेशर वह प्रेशर रहता है जब बच्चों मेरा वेपर जो है लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाती है। लिक्विड था, लिक्विड से वेपर में गया, और वेपर जो बच्चों इस लिक्विड की सरफेस पे जितना प्रेशर लगाती है बच्चों उतना ही मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और इस वेपर प्रेशर के लिए इंसेंशियल कंडीशन ये है बच्चों कि लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। क्या सर? यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरा पास लिक्विड और जो वेपर है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, और लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम में रहने पर इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पे या सतह पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये वेपर प्रेशर 2 कारकों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से सर? पहला नेचर ऑफ लिक्विड या लिक्विड की प्रकृति कैसी है। यदि लिक्विड के मध्य बच्चों अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है
तो बच्चों उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास पास बंधे हुए हैं, उसको बच्चों ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर में भेजने के लिए। अब जब वेपर में ही नहीं जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समानुपाती होता है प्यारे बच्चों मेरे पास, व्युत्क्रमानुपाती रहता है वेपर प्रेशर के। ठीक है, ओके सर। दूसरा बच्चों, मेरा वेपर प्रेशर है बच्चों वो समानुपाती रहेगा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब क्या है सर, मोर वोलेटाइल लिक्विड है हायर वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। अपन को पता है कि वोलेटिलिटी समानुपाती होती है वेपर प्रेशर के। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा वो लिक्विड उतना ही ज्यादा वेपर फेज में जाएगा, और जितना ज्यादा वेपर फेज में जाएगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगी और उतनी बच्चों उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मोर वोलेटाइल लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर कंटेन करता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इवेपराइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी बच्चों अपन को पता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज होती है, वोलेटिलिटी भी बढ़ती है और सर वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है कि सर तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है, कम नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये बढ़ता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, एक बात आप लोग सभी सुने कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं रेट ऑफ इवेपराइजेशन बढ़ेगी, या फिर मैं यूं कहूं वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। जैसे जैसे वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो उसकी बच्चों वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी या वाष्पीकरण बच्चों बढ़ती है। अब जैसे वाष्पीकरण बढ़ा तो वो ज्यादा वेपर फेज में चला गया लिक्विड। अब जितना ज्यादा वेपर फेज में जाएगा उसका बच्चों वेपर प्रेशर जो उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यह कहा जाता है कि टेम्परेचर समानुपाती रहता है वेपर प्रेशर के। बच्चों जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा, लेकिन इसने बोला है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज रहता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, सत्य नहीं है। टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, कम नहीं होता। फोर्थ स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डाई मिथाइल ईथर इथाइल एल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है, कि डाई मिथाइल ईथर इवेपरेट्स एट फास्टर रेट देन इथाइल एल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। डाई मिथाइल ईथर बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एल्कोहल की तुलना में, लेकिन इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है किसकी तुलना में सर, इथाइल एल्कोहल की तुलना में। यहां से एक और कॉन्सेप्ट सुन ले भैया प्यारे बच्चों कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके सर, वेपर प्रेशर की। ये वाली बात भी बच्चों आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेपर प्रेशर के। क्यों हुआ, क्योंकि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, टेम्परेचर देना, और जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उसके बच्चों बॉइलिंग पॉइंट उतना ही मेरा कम होता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। अपना जो गलत है वो थर्ड है और यही अपन से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये रहा, विथ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, किसी द्रव के तापमान में वृद्धि करने पे पृष्ठ तनाव में वृद्धि या शांता में कमी, पृष्ठ तनाव तो शांता दोनों में कमी, पृष्ठ तनाव व शांता दोनों में वृद्धि होती है, या पृष्ठ तनाव में तो कमी लेकिन शांता में वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों अपन को पता है कि पृष्ठ तनाव क्या रहता है सर, सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूलों को उसके नीचे उपस्थित मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे वो नीचे बैठ जाता है। प्यारे बच्चों नीचे से तनाव महसूस करता है, इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे डिक्रीज रहता है, और यही कॉन्सेप्ट शांता पे लगता है। और शांता पे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट करने स्टार्ट कर देंगे, उनके मध्य घर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ने प्राप्त की मोर फास्टर, तीव्र गति से गमन करना स्टार्ट कर देते हैं, यही बच्चों शांता कहलाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से शांता और पृष्ठ तनाव दोनों ही कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी बहुत डिक्रीजेज, क्यों डिक्रीज हुए, क्योंकि सर विस्कोसिटी में तो मॉलिक्यूल बहुत तेजी से फास्ट गमन करना स्टार्ट कर देंगे, और सर सरफेस टेंशन में भी बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल प्राप्त कर लेंगे, उससे बच्चों पृष्ठ तनाव जो है आकर्षण बल उनमें कम लगेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, एट 293 केल्विन विस्कोसिटी ऑफ विच ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम, कि 293 केल्विन तापमान पर निम्न में से किस द्रव की शांता सबसे अधिकतम होगी।
अब प्यारे बच्चों श्यानता का मतलब क्या है कि सर लिक्विड के बहाव में या लिक्विड के फ्लोनेस में रुकावट या बच्चों आंतरिक रेजिस्टेंस को या आंतरिक प्रतिरोध को ही श्यानता कहते हैं। अब कोई भी द्रव तब बच्चों आसानी के साथ गमन नहीं कर पाएगा जब उसके मॉलिक्यूल या एटमों के मध्य आकर्षण बल या फिर मैं यूं कहूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा रहे। तो किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैं यूं कहूं कि लेयर आपस में अच्छे से आकर्षित है, तो सर वो आ जाएगी मेरे पास ग्लिसरीन में। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्यारे बच्चों तीन तीन जो है मेरे पास OH ग्रुप अवेलेबल है और ये तीन OH ग्रुप बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग आपस में अट्रैक्शन रखते हैं और जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल रहेगा प्यारे विद्यार्थियों उसकी बच्चों मूवमेंट जो है उतनी मेरे पास कम हो जाएगी। इसीलिए इस ग्लिसरीन की प्रवाह करने की दर कम होती है इन सब में से, चाहे मैं ईथर की बात करूं, मरकरी की बात करूं या जल की बात करूं। यदि आप इन तीनों को चारों को सरफेस पे डालेंगे तो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल कम गति से प्रवाह करेंगे और कम गति से प्रवाह करना या आंतरिक प्रतिरोधी बच्चों क्या कहलाता है सर श्यानता कहलाता है। और ग्लिसरीन में प्यारे बच्चों मेरे पास तीन तीन OH के मॉलिक्यूल अवेलेबल रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है आपस में लेयरों के मध्य, इसीलिए उसका गमन मेरा स्लो रहता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। तो आज इस क्लास में प्यारे बच्चों यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी टाइम हो गया है, ठीक है। और बाकी वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत ध्यान से समझना, अच्छा पेपर था, किस तरह से अपन लोगों ने क्वेश्चनों को अप्रोच की है और मैंने प्रत्येक क्वेश्चनों को बच्चों डिटेल में इन डेप्थ समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी तरह से इसका पार्ट 2 आप लोगों से डिस्कशन करूंगा जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास देखी, पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए और जो है इस वीडियो को आराम से देखिए। थैंक यू सो मच।